हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहाँ मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम अजंता की गुफा संख्या 19 तथा 6 के विषय में कुछ जानकारियां देखेंगे, जिनमें कुछ एक आध चित्र मिले हैं, इनके विषय में आपको जानकारी दूंगी। और उसके साथ साथ अजंता से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण अन्य विशेषताएं, उसकी चित्रण तकनीकी, किस तरीके से चित्रण किया गया है, क्या माध्यम रहा, क्या विधि रही, कैसे चित्रों पर क्या उभार दिखाएगा, और उसके विषय में लोगों ने या हमारे विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और इससे पहले के अजंता की गुफाओं के विषय में कुछ पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं वीडियोस के, क्योंकि मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जरूर विजिट करिए और बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए होने वाली है 3 या 4 नंबर को देने वाली। तो इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए हम अजंता के गुफा चित्रों के विषय में बात करेंगे, अजंता की विशेषताओं के विषय में बात करेंगे, और उनके संबंध में जो वक्तव्य हैं लोगों के, उनके विषय में बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अजंता की गुफाओं से कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यह भी आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुफा संख्या 19 की। आप सभी को पता होना चाहिए, गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 चैत्य गुफाएं हैं। तो यह एक चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 19 एक चैत्य गुफा है। ये आपको ध्यान रखना है कि 19 जो है एक चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 19 चैत्य गुफा है, और इस गुफा में पाषाण स्तूप पर बौद्ध धर्म की 4 देवियों का अंकन है। आपको बता दूं, स्तूप बौद्ध धर्म का एक पूजनीय हम कह सकते हैं स्थान होता है, या एक पूजनीय मंदिर की तरह। जैसे हम हमारा हिंदू धर्म में शिवलिंग होता है, ऐसे इनका स्तूप होता है। स्तूप के ये लोग परिक्रमा करते हैं, और महात्मा बुद्ध की अस्थियां, उनका उनके जो प्रयोग किए गए सामान थे, या उनकी स्मृति में स्तूपों को बनाया गया था। तो उन्हीं में से एक स्तूप का, बौद्ध धर्म का स्तूप का अंकन या निर्माण आपको गुफा संख्या 19 में मिलता है, जहां पर 4 देवियों का, और ये 4 देवियां बौद्ध धर्म की 4 देवियां थी, जिनका अंकन गुफा संख्या 19 में बने हुए स्तूप के, पाषाण स्तूप के ऊपर मिलता है। पत्थर के स्तूप के ऊपर इनका अंकन मिलता है। इनमें तालिका, कुंची, कपाटा और पटधारिणी, ये 4 आपके बौद्ध धर्म की देवियां थी। एक नंबर आपका यहाँ से बन जाता है, या एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, जो कि टीजीटी आर्ट में 4 नंबर का होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। 4 नंबर है आपकी कि अजंता की किस गुफा से पाषाण स्तूप मिला है। तो गुफा संख्या 9 है। यहाँ पर स्तूप की बात करें, 3 छतरियों वाला हर्मिका, 3 हर्मिका वाला स्तूप जो है गुफा संख्या 9 से मिला है। और अगर हम बात करें पाषाण स्तूप पर बौद्ध धर्म की 4 देवियों का अंकन कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है, गुफा संख्या 19 से आपको बौद्ध धर्म की 4 देवियों का अंकन मिलता है, जिनमें तालिका, कुंची, कपाटा और पटधारिणी, यह भी आपको याद रखने हैं। अगर नाम ही पूछ लिए तो भी आपको ध्यान रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चित्र मिले हैं, लेकिन चित्र बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में है, तो इसलिए उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता और वो परीक्षा में नहीं आते। एक गुफा संख्या 6, मैंने बताया था कि मेनली आपको 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। कौन कौन सी? 9, 10, 16, 17, 1 और 2। अगर ऐसे पूछे कितनी गुफाओं में मिला है और 6 की संख्या है, तो आप 6 लगाएंगे, लेकिन यह नहीं कह सकते कि गुफा संख्या 6 में या अन्य कुछ गुफाओं में चित्र नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ छिन्न भिन्न अवस्था में चित्र प्राप्त हुए, वही मतलब टूटे फूटे, पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई देते किसके चित्र हैं। तो इसलिए यहाँ के चित्र बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पूछे नहीं जा सकते। तो कुछ चित्र जो है छिन्न भिन्न, इनमें क्या है, एक केश संस्कार से युक्त युवती मिली है, मतलब बहुत ही सुंदर बालों को सजाए हुए स्त्री का चित्रण आपको, सुंदरी का या युवती का कहाँ मिलता है? गुफा संख्या 6 में। एक भिक्षु का चित्र मिला है। जैसे आप देखेंगे कि गुफा संख्या 2 में सर्वनाश का चित्र है, उसमें एक भिक्षु को दिखाया गया, कुछ उसी तरीके से एक बौद्ध भिक्षु का अंकन गुफा संख्या 19 आपके गुफा संख्या 6 में मिलता है। कुछ द्वारपालों के चित्र भी गुफा संख्या 6 में मिले हैं। तो याद रखिएगा कि अगर गुफा संख्या 6 के चित्रण की बात आ जाए तो यहाँ पर चित्र मिलते हैं। इसी के साथ गुफा संख्या 11 में भी बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में चित्र मिले हैं, लेकिन वो
माने नहीं गए हैं, आपके मान्य नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा स्पष्ट अंकन नहीं है। कुछ चित्र आपने आपको मैंने बताया कि गुफा संख्या 11 से भी प्राप्त हुए हैं जो कि पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, अतः इस गुफा के चित्रों को विशिष्ट मान्यता नहीं दी गई, या बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, या बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे जो आपको ये एक एक बिंदु है अजंता से प्राप्त मूर्तियों का, ये आप समझ लीजिए एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपकी 4-4 नंबर की है। तो क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो कम से कम बन जाता है इनसे, तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति कहाँ से मिली है, क्वेश्चन आ जाए। महात्मा बुद्ध की मूर्ति है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति। आप लोगों को एक स्थिति पता होगी कि हाथ को कंधे के बराबर रख कर उंगली व अंगूठे को मोड़कर 3 उंगलियां उठी हुई जो होती हैं, उस तरीके की मुद्रा को धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को मैं केवल सांकेतिक रूप में बता रही हूँ, तो प्लीज इसको ज्यादा आर्ट की दृष्टि से मत लीजिएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। इस तरीके से जो आपकी मुद्रा होती है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति को, इस धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति इस तरीके से 3 उंगलियां उठी हुई और एक उंगली जो है हाथ की मुड़ी हुई, ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति कहलाती है। कुछ खास नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये चीज आप लोगों को याद रखनी है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति को, कि प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो गुफा संख्या 1 से धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली मूर्ति मिलती है। फिर आती है भूमि स्पर्श या मार विजय मुद्रा की मूर्ति। मार विजय की कहानी मैंने कई बार आप लोगों को सुनाई है कि महात्मा बुद्ध जब तपस्यारत थे तो राक्षसों पर और अन्य चीजों पर विजय पाने के दृश्य को अंकित किया गया। इनके आस पड़ोस काफी भयंकर राक्षसी आकृतियां इस मूर्ति में अंकित है। तो भूमि स्पर्श या मार विजय मुद्रा की मूर्ति गुफा संख्या 26 से प्राप्त हुई है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसके लिए गुफा संख्या 26 को याद रखना है। प्रलंब पाद मुद्रा की मूर्ति मतलब आलम्ब पूरे खड़े हुए महात्मा बुद्ध। इनकी इस मूर्ति का पूरे खड़े हुए महात्मा बुद्ध सिर से लेके पैर तक। तो यह मूर्ति गुफा संख्या 16 में मिली है और एक सेम ऐसी ही मूर्ति गुफा संख्या 19 में भी मिली है। तो गुफा संख्या 16 व 19 में महात्मा बुद्ध की प्रलंब पाद मुद्रा की मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा अभय मुद्रा वाली प्रतिमा जो है ये गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है। अभय मुद्रा की प्रतिमा गुफा संख्या 19 से प्राप्त हुई है। वही गुफा संख्या 19 जिसके विषय में अभी हम बात करके आए, जिसके पाषाण स्तूप पर 4 देवियों का अंकन है, वही गुफा संख्या 19 में अभय मुद्रा की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक अवलोकितेश्वर की प्रतिमा प्राप्त हुई है गुफा संख्या 4 व 26 से। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। गुफा संख्या 4 व 26 से महात्मा बुद्ध के अवलोकितेश्वर स्वरूप की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा गुफा संख्या 19 से नागराज व नागरानी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और इसके अलावा कुबेर व हरिति की प्रतिमा गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुई है। तो ये आपके कुछ 4-5 क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे बन जाते हैं। ये चीजें आपको गुफाओं के विषय में, गुफाओं में प्राप्त मूर्तियों के विषय में जरूर याद रखनी है। और इसीलिए मैंने मूर्तियों को अलग से व्याख्यायित कर दिया है या अलग से दे दिया है। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो लोग इसका पीडीएफ को संग्रहित करना चाहें, अपने पास रखना चाहें, तो उनको ये अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल तो आप इन मूर्तियों को देख सकते हैं। हमने अजंता के चित्रों को देख लिया, उनकी खोज को देख लिया, किस गुफा में कौन से चित्र प्राप्त होते हैं, ये सब देख लिया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था वो हम आज देखेंगे। वो क्या है कि अजंता के चित्रों की चित्रण तकनीकी, चित्रण विषय, इन सभी के विषय में आगे मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चित्रण तकनीकी के विषय में देख लेते हैं। तकनीकी यहाँ की फ्रेस्को सिक्को थी। फ्रेस्को तकनीकी जो है इटालियन तकनीक है। इसमें 2 तकनीकियां होती थी, एक फ्रेस्को सेक्को और एक फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, फ्रेस्को ब्यूनो या ब्यूनो। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। फ्रेस्को ब्यूनो तकनीकी जो है ये आपकी राजस्थान में प्रयोग होती है, आज भी हो रही है। ये गीली भित्ति पर इसमें काम किया जाता था, मतलब प्लास्टर करने के तुरंत बाद गीली भित्ति पर ही काम कर दिया जाता था फ्रेस्को भूनों में। और फ्रेस्को सिक्कों में प्लास्टर के बाद सूखी भित्ति पर काम किया जाता था। तो अजंता में
प्लास्टर करने के बाद सूखी भित्ति पर काम किया गया है। तो तकनीकी कौन सी है? फ्रेस्को ब्यूनो है, फ्रेस्को सेक्को है, और ब्यूनो आपको यहीं पर बता दूं, सिगिरिया के गुफाओं में ब्यूनो तकनीकी का प्रयोग हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। फ्रेस्को सेक्को में काम हुआ है। माध्यम इनका टेम्परा था। ठीक है, टेम्परा माध्यम में इन्होंने काम किया है। अजंता के चित्रकारों ने, जो अजंता की गुफा में जिन चित्रकारों ने चित्रण किया है उन्होंने, ठीक है, जिन्होंने भी चित्रण किया। आगे हम चित्रण विधि देख लेते हैं कि किस तरीके से चित्र बनाते थे। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, दीवार को खुरदरा कर लेते थे। मान लीजिए नॉर्मल एक दीवार होती थी, जो भी इनकी गुफा की भित्ति होती थी, दीवार होती थी, उसे क्या करते थे, पहले इसको किसी नोकदार औजार से, या जैसे चकमक फ्लिंट पत्थर वाला सेम हम देख सकते पोस्टर, ऐसे पहले दीवार को खुरदरा कर लेते थे और इसके ऊपर खड़िया, चूना, मिट्टी, गोबर का एक बारीक गारा बनाते थे। इन सबको मिलाते थे और एक गारे का निर्माण करते थे। गारा जो कि इस भित्ति को चिकना और इसके खुरदरेपन को भरता था। ठीक है, तो गोबर का बारीक गारा मिलाकर इसको लगा देते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, गारे को, और इस गारे को चिकना और स्थायी बनाने के लिए, कि देखिए तब इसका कब निर्माण हुआ है, 628 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ। हम आज के बहुत दिनों पहले, लेकिन आज भी उसके चित्र जो है हमें वैसे ही मिलते हैं। कुछ एक चित्र टूटने के बाद वो भित्ति, वो टेक्सचर, वो गारा, वो सब चीज वैसे स्थित है। इसके स्थायित्व लाने के लिए क्या करते थे, अलसी के पानी में इसको भिगोकर सूखने के लिए कई दिनों तक छोड़ देते थे। खोलने के लिए नहीं, सूखने के लिए। ठीक है, इसको जो है क्या करते थे, गीला होने के लिए इसको अलसी के पानी में कई दिनों तक भिगोकर छोड़ देते थे, खोलने के लिए नहीं, इसको गीला होने के लिए, या हम कह सकते हैं बढ़िया बनने के लिए इसे छोड़ देते थे। और इसके बाद छत में लगाए जाने वाले गारे में क्या करते थे, यहाँ लिख गया है गाड़ी, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, गारे में। ठीक है, छत में लगाए जाने गारे में क्या करते थे, छत में जो गारा लगाया जाता था उसमें धान की भूसी मिलाते थे। तब के समय में भवन निर्माण की कला हम देखें या कुछ भी, ये धान की भूसी उसको मजबूती प्रदान करती थी, क्योंकि ये खुरदरापन होता था, इसमें वो भर जाती थी और फिर ये दीवार को अच्छी तरीके से पकड़ लेती थी। फिर इसके ऊपर वो और लेप लगाकर कई परतों में इसको पूर्ण करते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे, दीवार को खुरदरा करते थे, फिर खड़िया, चूना, मिट्टी, गोबर का बारीक गारा बनाते थे और उस गारे को फूलने के लिए कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगो कर रखते थे, ताकि वो फूल जाए। और अलसी के पानी में होने के कारण उसमें लस्सी आ जाती थी। और फिर क्या करते थे, जो गारा छत में लगाते थे उसमें क्या करते थे, धान की भूसी मिला देते थे, ताकि वो नीचे गिरे ना और छत में आराम से या दीवार में आराम से चिपका रहे। इसके बाद क्या करते थे, भित्त की तह को पौन इंच, ठीक है, 3/4 या पौन इंच मोटी रखते थे। ये जो भित्ति होती थी पौन इंच मोटी होती थी, 3/4 मतलब पौन इंच, 1/3 इंच मोटी होती थी। और इसको इसलिए इतना मोटा क्योंकि ये लगा चुके हैं, अब इसको इतना मोटा रखा है। इसके ऊपर भी ये क्या करते थे, शीरा या वृक्षों का गोंद या दूध या सरेस का लेप, सरेस को कहते हैं वज्र लेप। ठीक है, सरेस जो पौधों से निकलता है, गोंद ही होता है एक तरीके से, वज्र लेप, इसका लेप कर देते थे, ताकि इस पे चिकनापन आ जाए और जो भी इसके अंदर तत्व हैं वो एक में चिपक जाएं और बाहर गिरने की कोई संभावना ना रहे या दीवार से छूटने की संभावना ना रहे। और सबसे लास्ट में ये लेप लगा दिया तो और चिकनी भित्ति हो गई। उसके बाद में अंत में क्या करते थे, अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर एक प्लास्टर, सफेद प्लास्टर लगा देते थे। अब इनकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती थी चित्रण करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा आज भी गांव में जहां करवा चौथ रखी जाती है तो कुछ इसी तरीके से माताएं बहनें पृष्ठभूमि को तैयार करती हैं, वो भी दीवार को गोबर से लिपती हैं। हालांकि अब जो है सीमेंटेड दीवार हो गई हैं, तो सीमेंटेड दीवारों में ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले कुछ इसी तरीके से तैयार किया जाता था, जो भित्ति होती थी, फिर उसके ऊपर जो है क्या करते थे, चित्रण करते थे। तो ये तो हुई इनकी पृष्ठभूमि निर्माण की बात। जो ये दीवार, जो चित्रण के लिए तैयार किया है इन्होंने, एक टेक्सचर तैयार किया है, जो धरातल तैयार किया है, वो ये बात हुई कि इन्होंने धरातल कुछ इस तरीके से तैयार किया।
अब बात रेखांकन की आती है, ये भी देख लेते हैं कि ये रेखांकन कैसे करते थे। यहाँ भी आपको मिल जाएंगे कम से कम 3 क्वेश्चन कि किस रंग का प्रयोग करते थे या रेखांकन किस रंग से करते थे। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले क्या करते थे, ये काले रंग से रेखांकन करते थे। रेखाएं जैसे हम कर सकते हैं आउटलाइन के लिए, या हम एक मेन आधार बनाते हैं किसी चीज के चित्रण का, तो रेखांकन, प्रथम रेखांकन ये काले रंग से करते थे और पूरी आकृति इसके बाद पीले रंग से भर देते थे। मान लीजिए हमने इसको पीले रंग से भर दिया पूरी आकृति को। अब पीले रंग पर कोई भी रंग हम आसानी से चढ़ा सकते हैं, इसलिए पूरी आकृति को ये पीले रंग से भर देते थे। फिर उसके बाद लाल रंग से पुनः रेखांकन करते थे। अब ये एक रेखांकन था, इसके ऊपर पीला रंग भर दिया, अब इसके ऊपर लाल रंग से रेखांकन कर देते थे। जो भी करना होता था इन्हें लाल रंग से रेखांकन कर देते थे, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद क्या करते थे, पुनः लाल रंग की रेखांकन करने के बाद अब इसमें अन्य रंग भरते थे। जो भी कोई इन्हें रंग प्रयुक्त करना होता था वो रंग, अन्य रंग इसमें ये भर देते थे। ठीक है, तो सबसे पहले काले रंग से रेखांकन किया, फिर पीले रंग से रंग भरा, पीला रंग पूरे सपाट रंग भरा, फिर लाल रंग से रेखांकन किया, फिर अन्य रंग को इसमें भर दिया। अब आकृतियों में अत्यधिक उभार देने हेतु पीला रंग प्रयोग करते थे। आप सभी को पता है कि प्रकाश का रंग जो होता है पीला होता है, तेज का, ओज का रंग पीला होता है, और ये जो है लाइट दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। ये हम चित्र को जब हल्का दिखाना होता था इनको, तो क्या करते थे, पीले रंग का प्रयोग करते थे। और यही अगर गहराई या अंधेरा दिखाना होता था तो ये लाल या नीले रंग का प्रयोग करते थे। किसका, लाल अथवा नीले रंग का प्रयोग ये लोग कर लेते थे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैसे आपको बता दूं कि सपाट चित्रण अजंता में हुआ है। अजंता में छाया प्रकाश का महत्व नहीं है, अजंता में छाया प्रकाश नहीं दिखाया गया है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। चित्रों में अंतिम रेखांकन या खुलाई या उन्मीलन काले रंग से करते थे। मतलब शुरुआत भी काले रंग से की थी, और लास्ट में जब हम कहते हैं आउटलाइनिंग जिसे, या हम कहें फाइनल टच देने के लिए भी ये काले रंग का प्रयोग करते थे, जिसे उन्मीलन या खुलाई के नाम से या खुलाई कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काले से रेखांकन करते थे, पीला रंग भर देते थे, और उसके बाद लाल से फिर रेखांकन करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, काले से फाइनल टच देकर चित्र को पूर्ण कर देते थे। ये सब देख लेने के बाद अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अजंता के चित्रों का चित्रण विषय क्या रहा है, क्योंकि हमको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको ये पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए कि वाचस्पति गैरोला ने एक पुस्तक है उनकी, भारतीय चित्रकला, वाचस्पति गैरोला की पुस्तक है। भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाएगा कि कितने भागों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है, अलंकारिक, रूप भेदिक, वर्णनात्मक। एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा। मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन देके एक और दे दिया कि कौन सा नहीं है, तो भी आपको याद रखना, एक तो अलंकारिक, दूसरा रूप भेदिक और तीसरा वर्णनात्मक। अलंकारिक वे चित्र होते थे, या उन अलंकारिक श्रेणी में वे चित्र आते हैं जिनमें आलेखन, फूल पत्ती, पशु पक्षी, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, हम कह सकते हैं जो सजावटी रूप में प्रयोग किए जाते थे, जो केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए हैं, वो अलंकारिक हैं। भाई आलेखन तो अलंकारिक ही होते हैं। फूल पत्तियों को भी सजाने के लिए या स्पेस भरने के लिए प्रयोग किया गया। पशु पक्षियों को आलेखनों के बीच में मोर, बतख, हाथी, हंस, इनका चित्रण, हिरण, इनका चित्रण किया गया। तो यह भी क्यों आवश्यक था, ये सौंदर्य बढ़ाने के लिए, अलंकारिक मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए। गंधर्वों का भी आलेखन में अंकन है, तो यह भी सौंदर्य बढ़ाने के लिए। राक्षसों का, मान लीजिए मार विजय चित्र में अगर महात्मा बुद्ध को अकेले दिखा देते तो कैसे पता चलता है इन्होंने राक्षसों को नहीं हटाया। तो इसलिए राक्षसों के चित्र भी जो है वो एक तरीके से अलंकारिक में आ जाते हैं। किन्नरों के चित्र भी और अप्सराओं के चित्र भी अलंकारिक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आभूषण पहने दिखाया है, वो अलंकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है रूप भेदिक। आपको पता होना चाहिए रूप भेदिक में जब हम बात करते हैं तो रूप भेदिक में बोधिसत्व, राजा रानी, लोकपाल, महात्मा बुद्ध के जीवन के चित्र। रूप भेदिक मतलब विभिन्न रूपों का अलग अलग अंकन रूप भेदिक कहलाता है। तो कैसे पहचाना आपने कि कौन बोधिसत्व है, कौन राजा रानी है, वो रूप भेदिक है। तो बोधिसत्व, राजा रानी,
लोकपाल महात्मा बुद्ध के जीवन के चित्र जो हैं, जो हमारी जातक कथाओं में जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं, वो रूप भेदिक में आ जाते हैं। और तीसरे तरह के वर्णनात्मक, वर्णनात्मक में आती हैं जातक कथाएं। अब जातक कथाएं क्यों आती हैं? वर्णनात्मक मतलब जब कोई कहानी सुनाता है तो वर्णन करता है, किसी भी चीज की कहानी सुनाता है या कोई आत्मबीती सुनाता है तो वर्णन करता है कि वहां से गए, तो वर्णनात्मक चित्रण जो है जातक कथाओं में आता है। अजंता में किन रंगों का प्रयोग है ये भी देख लेते हैं। मैं मानती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपका एक भी पॉइंट अजंता से छूटेगा नहीं। अजंता में मेनली खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। खनिज रंग वे जो सीधे प्रकृति से नहीं, उन कुछ चीजों से बनाए जाते थे, उनको बनाना पड़ता था खनिज रंग। चित्रों में सबसे अधिक लाल तथा पीले रंग का प्रयोग किया गया है। अभी मैंने बताया धरातल रंगने के लिए पीला होता था और लाल से रेखांकन करते थे। ये ज्यादातर चित्र जो है रेखांकन लाल रंग से करते हैं। जैसे आप जब देखते हैं कि काली राजकुमारी, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें सिंदूरी रंग भरा हुआ था और वो समय के चाल के हिसाब से अब वो काला पड़ चुका है, जिसको काली राजकुमारी कह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा रंग किस रंग से बनता था। तो किन रंगों का प्रयोग करते थे? मोस्टली 6 रंगों का प्रयोग आपके अजंता में हुआ है। लाल रंग जो था वो लोहे के खनिज से बनता था या हिरौंजी से बनता था, ये याद रखना। ठीक है, लाल रंग लोहे के खनिज रंग से बनता था। पीला रंग जो था संखिया की भस्म से बनता था। पीला रंग किससे बनता था? संखिया की भस्म से बनाया जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नीला रंग लेपिस लाजुली पत्थर से बनता था या लाजवर्दी। लेपिस लाजुली पत्थर काफी अमूल्य पत्थर था, या हम कह सकते हैं काफी मूल्यवान। अमूल्य मतलब जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो, आकलन ना हो सके। ठीक है, और मूल्यवान मतलब बहुत ज्यादा कीमती। तो मूल्यवान लाजवर्दी पत्थर आता था, ये आपका लेपिस लाजुली पत्थर आता था, फारस से आयात होता था। ठीक है, फारस या ईरान से आयात होता था और इसे घिस कर नीला रंग बनाया जाता था। अजंता की गुफा संख्या 2 में नीले रंग का प्रयोग मिलता है। काला या काला रंग जो है जनरली इनको कोयले से मिल जाता था। कोयला भाई लकड़ी के जलने के बाद बनता है, तो खनिज रंग था। सफेद रंग ये चूना पत्थर या खड़िया से बना लेते थे। हरा रंग जो प्रयुक्त हुआ है, तांबे का खनिज रंग ग्लेकोनाइट पत्थर से बनाते थे। तांबे का भी आप अगर तांबे के पात्र में आज भी पानी भरकर शाम को रख दें और सुबह देखें तो उसमें हरापन आ जाता है। तो तांबे के खनिज रंग से ये, तांबे से ये हरा रंग प्राप्त कर लेते थे या ग्लेकोनाइट पत्थर से प्राप्त कर लेते थे। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि हरे रंग का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? आपको कमेंट में बताना है कि हरे रंग का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। इसके अलावा हम जब एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अजंता में रंगों को चावल के माड़ में मिलाकर तथा जल में घोलकर पायस मिलाने के बाद टेम्परा माध्यम में प्रयोग किया जाता है। पायस सबसे अच्छा होता है दूध का। ये क्या करता है? रंगों को स्थिरता प्रदान कर देता है, जिससे कि रंग जो है फैलते नहीं है या छूटते नहीं है। तो टेम्परा माध्यम में हम रंगों में पायस मिलाते हैं। यहाँ पर क्या, चावल के माड़ में मिलाकर जल रंग में, चावल के माड़ में मिला लेते थे, फिर पानी में घोलकर टेम्परा माध्यम में रंगों को प्रयोग करते। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अजंता के विषय में विद्वानों ने कुछ कथन कहे हैं। उनके विषय में जब हम बात करेंगे तो ग्लेडस्टोन साल्मन नामक विद्वान जो हमारे हुए, उन्होंने अजंता के विषय में कहा कि नारी को कहीं भी इतनी सहानुभूति व श्रद्धा प्राप्त नहीं होती या नहीं हुई जितनी अजंता में। अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्रण जो है नारी चित्रण है। अजंता के चित्रकारों ने नारी चित्रण में महारत हासिल की है। ये इसीलिए हम कह सकते हैं हमारी क्लासिकल आर्ट कही जाती है, शास्त्रीय कला कही जाती है। तो ये कलात्मकता, आलेखनों की खान और नारी सौंदर्य में बहुत अच्छा चित्रण है। ये नारी को कहीं पर कुरूप दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने जब दंडपाती स्त्री का चित्र बनाया तो क्या किया, उसका सिर को झुका दिया ताकि वो दिखे ना। और जब हम देखते हैं रेखांकन के महत्व में, तो बहुत ही लयात्मक रेखांकन अजंता में हुआ है। इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। लॉरेंस विलियम कहते हैं कि अजंता की कला के इतिहास में उतनी ही, अजंता की कला एशिया के इतिहास में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि यूरोप की कला में
यूरोप की कला के इतिहास में असीसी व सियना की कला, सियना की कला भी काफी अच्छी और कोमल रेखांकन के लिए जानी जाती है। तो कह रहे हैं कि अजंता की कला एशिया की के इतिहास में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूरोप की कला, यूरोप के इतिहास में या यूरोप की कला के इतिहास में असीसी व सियना और फ्लोरेंस की कला। तो ये तीनों कलाएं जो है उसका आधार है। ऐसे ही भारतीय कला का आधार जो है अजंता की कला है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में बात करें हम, तो यहाँ पर एक चीज केश विन्यास, आज आज भी अजंता के चित्रों में स्त्रियों का जो केश विन्यास है आप देखेंगे एक तरीके से करंट टाइम में, जो आज के टाइम में स्त्रियों के हेयर स्टाइल्स चल रही हैं उनसे काफी मैच खाती हुई हैं। हालांकि तब वो बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी आज ये जो पफ बनाए जा रहे हैं, जो लंबी चोटी गूंथ कर लहराती हुई चोटी, खुले हुए वाली, ये सारी चीजें आपको अजंता के चित्रों में मिल जाती हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आपको देंगे क्वेश्चंस या नंबर। ठीक है, हर क्वेश्चन, हर लाइन एक एक नंबर की है, एक एक क्वेश्चन की है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अजंता में कुछ कुल हम देखें तो 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है या शैलियों, रेखा शैलियों का प्रयोग हुआ है। ये चीज याद रखिएगा, अजंता में 20 प्रकार की रेखाएं या शैलियों का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक विद्वान हुए लेडी हेरिंघम, लेडी हेरिंघम ने अजंता में 6 शैलियों में चित्रण को मान्यता दी है। लेडी हेरिंघम ने कहा कि अजंता में 6 शैलियों में चित्रण हुआ है। अजंता की शैली जो है समन्वयात्मक है, ठीक है, सबका समन्वय करने वाली है। और यहाँ जो है काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अजंता में जो चित्रकार है नारी चित्रण में महारत हासिल की है। तो अजंता में सर्वश्रेष्ठ आकृतियां जो है नारी की हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अजंता में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन हुआ है, मतलब 2.25 चश्म, एक आंख पूरी दिखती है और एक आंख 1/3 दिखती है। तो 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हुआ है। 1/3 आंख यहाँ दिखती है और एक आंख पूरी दिखती है। 2.25 चश्म चेहरों का अंकन कहाँ हुआ है? तो अजंता में 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हुआ है। अजंता में महात्मा बुद्ध को हृष्ट पुष्ट दिखाया गया, मतलब अजंता में महात्मा बुद्ध को स्वास्थ्य दिखाया गया। वहीं गांधार शैली में क्या है, ये एक अंतर है, आपको ध्यान रखना है। वहीं गांधार शैली में महात्मा बुद्ध को दुबला पतला दिखाया गया है। इवन कई एक दो मूर्तियां ऐसी हैं कि जिनमें बस उनकी पसलियां पसलियां भर चमक रही हैं। तो गांधार शैली से अजंता यहाँ पर भिन्न हो जाती है। अजंता में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है, मैंने आपको बताया था। काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जब आप देखेंगे ना, तो जैसे अगर उन्हें पूरा दृश्य दिखाना है तो छत गायब कर दी और ऊपर ऊपर का मकान का दृश्य दिखा दिया नीचे, और एक साथ कई टाइम पीरियड्स की कहानी को उन्होंने इस तरीके से जोड़ दिया है कि उनमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं कुछ अलग है, टूटन है। लेकिन एक साथ महात्मा बुद्ध के 2 जन्मों की कहानी या एक साथ 2 स्थानों की कहानी को एक ही चित्र में वर्णित कर देना या समायोजित कर देना काल्पनिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जापान के नारा सम्राटों का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये वन लाइनर टाइप की आपको मैंने चीजें प्रोवाइड करा दी हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। अजंता की गुफाओं को मौर्यकालीन काष्ठ भवनों के निर्माण के आधार पर बनाया गया है। आपको पता होगा मौर्यकालीन जो काष्ठ भवन थे काफी नक्काशीदार, काफी उत्कीर्ण थे, काफी चमकीले थे। तो ये चीज उन्हीं के आधार पर अजंता की गुफाओं को निर्मित किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो कि आज के वीडियो के बाद आपको कमेंट में बताने हैं कि अजंता के अधिकांश चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, बिहार गुफाओं में या चैत्य गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में सबसे मध्य में कौन सी गुफा है, ये भी आपको बताना है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, अजंता में छाया प्रकाश का पालन नहीं हुआ है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि अजंता की गुफाओं की गिनती किधर से किधर को हुई है, किस दिशा से किस दिशा की ओर हुई है। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आपको आगे टॉपिक मिलते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।